अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट अवर वीक 3 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस वीक में हम कवर करेंगे डेटा टाइप एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। थोड़ा सा हमने वेरिएबल्स को पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल्ड रूल्स जो है वेरिएबल्स के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। सो इस पार्ट ऑफ रूल कि आप जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करो तो उसका जो पहला अल्फाबेट है, जो पहला कैरेक्टर है, वो लेटर होना या अल्फाबेट होना जो है वो लाजमी है। सेकंड रूल, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। तीन तरह की चीजें वेरिएबल नेम से हो सकती हैं, लेटर्स यानी अल्फाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। रूल नंबर 3, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। आप वेरिएबल नेम्स के बीच में स्पेसेस जो है वो यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 4, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल नेम्स जो है वो वर्ड्स नहीं रख सकते जो कि ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, लाइक वर्ड इंट हो गया या फ्लोट हो गया या फॉर एग्जांपल फॉर है, एल्स है। हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स हैं वो एज अ वेरिएबल नेम नहीं आ सकते। अच्छा, इसके अलावा द नेक्स्ट रूल इज के वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस साइन, लेस देन, हैश। जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हमारे पास सिंबल्स हैं जो हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, उनको हम वेरिएबल के नेम के अंदर यूज नहीं कर सकते। The next rule is C++ is a case sensitive language. Variable name written in capital letters are different from variable name which are written in small letters. For example, ये variable ठीक है और ये वेरिएबल नेम इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, ऑलरेडी भी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव है, तो आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपने जिस केस के अंदर वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है, आप उसी केस के अंदर वेरिएबल नेम आगे भी इस्तेमाल करोगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा टाइप। अगेन डेटा टाइप भी हम थोड़ी बहुत देख चुके हैं, लेकिन अब हम इनका डिटेल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से हमें फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड करती है। नाउ नॉर्मली एवरी डेटा हैज फॉर्मल डिस्क्रिप्शन या जिसको हम टाइप बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीरो जो है वो एक इंटीजर है। हमने इंटीजर डेटा टाइप पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस की, जिनके अंदर होल नंबर्स जो है वो सेव होते हैं। फॉर एग्जांपल 3.14 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसको हम डेसिमल नंबर भी कहते हैं। सिंगल कोटेशन के अंदर ये कैपिटल ए एक सिंगल कैरेक्टर है, इसको भी हम ऑलरेडी थोड़ा देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एक स्ट्रिंग वैल्यू है, या हम इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। फिर बेसिकली डेटा टाइप्स का काम क्या होता है कि जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसको जिसको मेमोरी एलोकेट करनी होती है आपके डेटा के लिए, तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वहां पर किस तरीके का डेटा जो है वो स्टोर होने वाला है, और वो डेटा की टाइप्स जो है वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। सो देयर आर मेनी डेटा टाइप्स जिनको हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ देयर आर बेसिक 4 कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। कैटेगरीज का मतलब ये है कि इन सबके अंदर मजीद डेटा टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम सारी डेटा टाइप्स को कैटेगरीज में डिफाइन करना चाहें तो हम मेजर 4 कैटेगरीज बना सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स मीन होल नंबर्स, जिसके अंदर सिर्फ होल नंबर्स आ सकते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, जिसके अंदर हमारे पास वो नंबर्स आ सकते हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट हो, जिनमें डेसिमल पॉइंट जो है वो आता हो। थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारे पास कैरेक्टर है, जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर कर सकें। और फोर्थ कैटेगरी जो है हमारे पास वो है बूलियन। इन कैटेगरीज को हम अब एक एक करके आगे समझते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कैटेगरी हमारे पास वो है इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स को हमने डिस्कस किया कि ये होल नंबर से स्टोर करने के लिए सपोर्ट करते हैं। होल नंबर्स को होल नंबर स्टोर करने के लिए यूज होती है। Now, there are many integer data types जो कि C++ सपोर्ट करता है। ठीक है, जिसके अंदर हम नेगेटिव नंबर्स भी रख सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी रख सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में
हम इनको कहते हैं साइंड डेटा टाइप और अनसाइंड डेटा टाइप। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टाइप इज फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो इस तरीके के नंबर स्टोर कर सकती है जिनमें डेसिमल पॉइंट हो, या हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज करते हैं। अगेन फ्लोटिंग पॉइंट की एक से ज्यादा डेटा टाइप है और वो सारी की सारी डेटा टाइप जो है वो अपने साइजेस की वजह से जो है वो अलग अलग क्रिएट हुई है। इन द सेम वे इंटीजर्स में भी जो है वो साइजेस अलग अलग होंगे और फ्लोट में भी जो है वो साइजेस अलग अलग होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में भी साइजेस अलग अलग होंगे। इनको आगे देखते हैं। देन वी हैव कैरेक्टर, ठीक है, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर होल्ड करने के लिए स्टोर होता है। एंड अदर थिंग अबाउट कैरेक्टर के इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं और बेसिकली जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो किसी भी कैरेक्टर का आखिरी कोड होता है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द लास्ट कैटेगरी इज बूलियन, ठीक है। बूलियन जो है वो सिर्फ दो टाइप की वैल्यूज अपने पास स्टोर कर सकता है। एक वैल्यू जो है वो कहलाती है ट्रू और एक वैल्यू जो है वो कहलाती है फॉल्स। बेसिकली बूलियन जो है हम डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट्स है उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी डेटा टाइप्स को हम आगे बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर्स जो है वो हमारे पास तीन तरह के हैं। नंबर वन शॉर्ट, नंबर टू इंट एंड नंबर थ्री इज लॉन्ग। अच्छा, नाउ पहली चीज हम इंटीजर्स में इनकी डेटा टाइप डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज जो हमें डिस्कस करनी होती है वो होती है इसकी रेंज। नाउ रेंज का मतलब ये है कि जो डेटा टाइप है वो अपने पास कम से कम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू उसमें स्टोर हो सकती है, यानी इसकी रेंज कितनी है या डेटा टाइप की लिमिट क्या है। ठीक है, तो जो शॉर्ट डेटा टाइप है उसमें मिनिमम नंबर जो आ सकता है इट इज 32,768 और जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है इसके अंदर वो है 32,767। सेकेंड चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये कि डेटा टाइप जो है वो कितने बिट्स या कितने बाइट्स जो अपने पास स्टोर करती है। बेसिकली शॉर्ट डेटा टाइप 2 बाइट्स स्टोर कर सकती है विच इज इक्विवेलेंट टू 16 बिट। 16 बिट डेटा जो है वो शॉर्ट डेटा टाइप में अपने पास स्टोर करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि इंट है, इंट जो है वो दो तरीके से काम करती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसेसर या डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। अगर आप 16 बिट सिस्टम पे काम कर रहे हो, ठीक है, या आप 32 बिट सिस्टम पे काम कर रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, या आप आईडी कौन सी यूज कर रहे हो। तो बेसिकली हम जो आईडी यूज कर रहे हैं देव, देव के अंदर हमारे पास जो सिस्टम काम करेगा वो 32 बिट वाला होगा, ठीक है, और हमारी इंटीजर की रेंज जो है वो ये होगी विच इज -214748364 8 से लेकर पॉजिटिव में 214748364 7 तक। ना अगर नोट करो तो लॉन्ग की भी रेंज यही सेम है। सो इन योर सिस्टम या इन योर डेट सी प्लस प्लस आप अगर डेटा टाइप इंटीजर क्रिएट करो या लॉन्ग क्रिएट करो, दे विल बोथ वर्क इन द सेम वे, ठीक है, बिल्कुल एक ही तरीके से वो काम करेंगे क्योंकि उनकी रेंज जो है वो बिल्कुल सेम है ना। रीजन यहाँ पे ये था कि स्टार्टिंग के अंदर शॉर्ट डेटा टाइप नहीं थी, सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप एग्जिस्ट करती थी। उसमें आपकी जो रेंज होती थी वो -32,768 से लेकर 32,767 तक होती थी। देन दे क्रिएटेड द लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है। लॉन्ग डेटा टाइप ने क्या किया, हमें एक बड़ी रेंज जो है वो प्रोवाइड कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि आपके सिस्टम जो है वो अपग्रेड हुए, आपके पास 32 बिट सिस्टम जो है आ गए। 32 बिट सिस्टम्स आने के बाद जो इन डेटा टाइप थी वो बाय डिफॉल्ट जो है वो ये वैल्यू जो कि बड़ी वाली वैल्यू है वो इनपुट लेना शुरू हो गई, उसकी रेंज बढ़ गई। फिर क्या करना पड़ा इनको कि एक डेटा टाइप और क्रिएट करनी पड़ी विच इज शॉर्ट, जो कि बाद में इसकी नीड हुई कि अगर आप आपको कम डेटा स्टोर करना हो तो आप शॉर्ट डेटा टाइप में कर सकते थे। बट नाउ वी हैव थ्री ऑफ दीज डेटा टाइप जिनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेटा को स्टोर करवाने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेटा टाइप। इंटीजर्स के अंदर तीन डेटा टाइप जो और डिस्कस की जाती हैं वो है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर्स
क्रिएट करने के लिए अगेन हमारे पास 3 ही है, अनसाइंड शॉर्ट, देन अनसाइंड इंट एंड देन अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, अब अनसाइंड जो डेटा टाइप है उसके अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और जीरो स्टोर कर सकते हो, इनमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं हो सकते। तो जब इसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं होते तो इसकी रेंज ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट बिट जो कि साइन के लिए आपकी एलोकेट होती है और साइन अपने पास स्टोर होती है कर रही होती है, साइन अपने पास स्टोर कर रही होती है। जब वो बिट फ्री हो जाती है और उस बिट को हम डेटा के लिए यूज करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली जो नंबर की रेंज है वो बढ़ जाती है। अब इसके अंदर आप 0 से लेकर 65,535 तक वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हो। नंबर ऑफ बिट अभी भी सेम ही है, यानी इसका नंबर ऑफ बिट चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि डेटा नेगेटिव में अब स्टोर नहीं हो रहा तो वो वाली जगह सारी बच जाती है और उसमें हम पॉजिटिव नंबर से स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, सो रेंज जो है वो आपकी इसकी 0 से लेकर 65,535 तक है। इसी तरह अनसाइंड इंटीजर्स जो है उनकी रेंज 0 से लेकर 65,535 तक है। और अगर आप 32 बिट सिस्टम यूज कर रहे हो तो 0 से लेकर 4294967295 तक जो है वो रेंज है। देन यू हैव अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग के अंदर भी सेम ही रेंज है जो कि अनसाइंड इंटीजर में देव के अंदर आप यूज करोगे। सो अनसाइंड इंटीजर्स हम कब यूज करेंगे, जब हमें पता हो कि हमारे प्रोग्राम में जो हम नंबर देना चाहते हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो लाजमी है कि वो नेगेटिव में ना जाए और वो सिर्फ पॉजिटिव में ही हो। तो ऐसी सूरत में आप अनसाइंड इंटीजर्स जो है वो यूज करते हो। एक तो रेंज डबल हो जाती है, ठीक है, आप ज़्यादा बड़ा नंबर इसमें स्टोर कर पाते हो, और दूसरा फीचर आपको ये मिलता है कि नेगेटिव नंबर इसके अंदर स्टोर नहीं हो पाते। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। नाउ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जो है उनके अंदर सबसे पहली डेटा टाइप जो है वो है फ्लोट। देन सेकंड डेटा टाइप जो है वो हमारे पास है डबल, और थर्ड डेटा टाइप जो है वो हमारे पास है लॉन्ग। नाउ इनकी भी रेंजेस में जो फ्लोट है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो है वो 10 रेज पावर माइनस 33 आ सकती है, विच इज वेरी स्मॉल नंबर, 0.33 टाइम्स 0 एंड 1। ठीक है, ये बहुत छोटा नंबर कहलाता है। और जो मैक्सिमम नंबर इसके अंदर स्टोर हो सकता है वो है 10 रेज पावर 38, विच इज 1 विद 38 जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स जो कि फ्लोट डेटा टाइप अपने पास स्टोर कर सकती है वो है 32 बिट। प्रिसिशन जो है वो है इसकी 7 डिजिट की। इसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है डबल। ठीक है, डबल जो है वो 10 रेज माइनस 308, वेरी 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 स्मॉल नंबर, से लेकर 10 रेज पावर 308 इज अ वेरी ह्यूज नंबर। किसी 4 बिट डेटा जो है स्टोर कर सकती है। ठीक है, यानी चार भी नहीं 8 बाइट आपके रिजर्व होते हैं। ठीक है, डबल डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। प्रिसिशन जो है वो इसकी 15 है, इसमें इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 15 इसमें अलाउ होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग डबल। इसकी रेंज आपको नजर आ रही है कि मिनिमम भी बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम भी इसकी बहुत ज़्यादा रेंज है, यानी मिनिमम में बहुत छोटा नंबर अपने पास स्टोर कर सकती है और मैक्सिमम में भी बहुत ज़्यादा। नाउ नंबर ऑफ बिट्स इसका कंपाइलर डिपेंडेंट है। ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग डबल जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। स्पेशली इन देव आप नोट करोगे कि आपका लॉन्ग डबल जो है वो उतनी वैल्यू अपने पास इनपुट नहीं कर पाएगा जितनी मैं इसके अंदर शो कर रही हूँ। उसमें आपका जो लॉन्ग डबल है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। तो बेसिकली लॉन्ग डबल डेटा टाइप वो वाइड डेटा टाइप है जो कि कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर इसकी वर्किंग जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप इज करेक्टर। ठीक है, करेक्टर डेटा टाइप क्या कर सकती है, एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो अपने पास स्टोर कर सकती है। कैरेक्टर डेटा टाइप की मजीद डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप जो है उसमें दो ही टाइप डिस्कस की जाती है, कैरेक्टर या अनसाइंड कैरेक्टर, लेकिन उनका दोनों का तरीका जो है वो तकरीबन सेम ही रहता है
और उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता यूज होने में। सो नंबर वन, कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो आपका 8 बिट स्टोर कर सकती है या 1 बाइट जो है वो स्टोर कर सकती है। और इसके अंदर आप कैरेक्टर जो है वो एक कोडिंग स्कीम जो सपोर्ट करती है वो है ASCII। ठीक है, ASCII कोडिंग स्कीम में क्या है कि आपके पास 0 से लेकर 255 सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन हुई होती है जिसके थ्रू वो अपना कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये वैल्यू यूजुअली एक नंबर होता है। ठीक है, इसको नंबर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि नंबर्स कौन से होते हैं, और इन नंबर्स को हम जब कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, वो स्क्रीन पर ये प्रिंट कर सकता है। तो बेसिकली अगर साइन कैरेक्टर अगर हम यूज करें, ठीक है, यानी नॉर्मल कैरेक्टर, तो वो अपने पास इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर कर सकता है जो कि -128 से लेकर +127 तक होती है। पर बेसिकली जनरली आप कैरेक्टर डेटा टाइप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो क्रिएट करने का तरीका कैरेक्टर, देन वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू, और उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर एक कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो इनपुट दे देंगे। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर नंबर स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो, कैरेक्टर डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और इज इक्वल टू के बाद कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू जो नंबर आप इसमें स्टोर करवाना चाहो वो इसके अंदर दे सकते हो। देन देयर आर अनसाइन कैरेक्टर्स। अनसाइन कैरेक्टर्स जो है उनकी रेंज अगेन डबल हो जाती है, तो 0 से लेकर 255 तक कैरेक्टर्स जो है वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं। नाउ अनसाइन कैरेक्टर्स जो है उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाने का तरीका क्या होगा, पहले आप कीवर्ड यूज करोगे अनसाइन का, देन डेटा टाइप कैरेक्टर, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू की साइन और सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर करवा दो, या फिर अनसाइन का कीवर्ड, उसके बाद कैरेक्टर का कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी है कुछ भी दो, उसके बाद इक्वल टू का साइन, एंड देन कोई भी नंबर जो कि इस रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी 0 से लेकर 255 के बीच में ये नंबर होना चाहिए, आप वो नंबर इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। Okay, now let's discuss the journal syntax of declaration and initialization. कोई भी डेटा टाइप का आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहो, ठीक है, तो उसके लिए जो जर्नल फॉर्म है उसको डिक्लेयर करने की और जो जर्नल फॉर्म है उसको इनिशियलाइज करने की वो सेम है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई डेटा टाइप एंड देन स्पेस, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम जो है वो दे सकते हो और सेमीकोलन दे सकते हो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप डेटा टाइप दे सकते हो, फर्स्ट वेरिएबल का नाम दे सकते हो, उसके बाद आएगा कॉमा, देन सेकंड वेरिएबल का नाम दे सकते हो, देन आएगा कॉमा एंड सो ऑन। यानी हर वेरिएबल को आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो और एक ही लाइन में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ डेटा टाइप का मतलब है कि इसकी जगह इंट आ सकता है, फ्लोट, लॉन्ग या डबल, जो भी आप डेटा टाइप यहाँ स्पेसिफाई करना चाहो आप कर सकते हो। वेरिएबल नेम अगेन आपकी मर्जी होती है, वो आप जिस तरह के भी देना चाहो, छोटे देना चाहो वेरिएबल नेम जो कि प्रोनाउंस करने आसान हो, वो डिपेंड करता है आप पे कि वेरिएबल नेम का आप क्या यूज करोगे। देन असाइनमेंट ऑपरेटर या इनिशियल वैल्यूज। असाइनमेंट ऑपरेटर हम इस इक्वल टू ऑपरेटर को कहते हैं। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो क्या करता है कि जो राइट साइड पे वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे कॉपी कर देता है। तो अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो साथ में उसको इनिशियलाइज भी करना चाहते हो तब भी आप एक लाइन पे कर सकते हो। अगेन जर्नल डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे आप दे सकते हो, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो आपकी मर्जी हो, देन इक्वल टू का साइन, देन ये वैल्यू। नाउ इन वैल्यूज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि वैल्यू किस किस टाइप की हो सकती है और कैसी कैसी वैल्यूज आप इनको दे सकते हो, तो इसको प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर एक ही लाइन में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेटा टाइप दी, उसके बाद वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वैल्यू कॉमा, वेरिएबल 2 इक्वल्स टू उसकी वैल्यू एंड देन सेमीकोलन। नाउ हमेशा जो कॉपी होती है वैल्यू वो
राइट टू लेफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि आपकी वैल्यू जो है वो आपकी राइट साइड पे होगी और आपका जो वेरिएबल है वो आपका लेफ्ट साइड पे होगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल जिसके अंदर हम जितनी भी अभी तक डेटा टाइप्स जो हमने समझी, उन सारी डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और हमको किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद शॉर्ट। शॉर्ट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट शॉर्ट। ठीक है, जो डेटा टाइप का नाम है उसके बाद वेरिएबल का नेम हमने ए दे दिया और 1 2 3 4 उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी। अगर ये वैल्यू आप नेगेटिव देना चाहते हो तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, -1 2 3 4। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यूज आप शॉर्ट वेरिएबल के अंदर दे सकते हो। देन देयर इज अनसाइन शॉर्ट। ठीक है, अनसाइन शॉर्ट जो है उसको हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज जो है वो नहीं आ सकती। बनाने का तरीका ये होगा कि पहले आप वर्ड यूज करोगे अनसाइन। ठीक है, उसके बाद आप वर्ड यूज करोगे शॉर्ट, देन वेरिएबल का नेम, एंड देन उसको जो आप वैल्यू दोगे वो सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू आप अनसाइन शॉर्ट को नहीं दे सकते। देन वी हैव इंट। इंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट को क्रिएट करने का तरीका आप कीवर्ड यूज करोगे अनसाइंड, देन कीवर्ड यूज करोगे इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम है यू पी, एंड उसके बाद उसको जो भी वैल्यू देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हो। देन लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग सी अगेन, अगर लॉन्ग सिंपल डेटा टाइप है और नेगेटिव वैल्यू देना चाहो तो आप नेगेटिव वैल्यू इस तरीके से माइनस लगा के दे सकते हो। लेकिन अगर अनसाइन लॉन्ग है, ठीक है, उसको क्रिएट करने का तरीका अगेन अनसाइन, कीवर्ड यूज करोगे, उसके बाद लॉन्ग डेटा टाइप का नाम और वेरिएबल का नाम यूसी, अंदर उसके अंदर जो है वो आप वैल्यू दे सकते हो। इनकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम रेंजेस डिस्कस कर लिए। तो when you practice डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इसमें इंसर्ट करके मैक्सिमम और मिनिमम रेंज आप खुद जो है वो चेक करोगे। ओके, नाउ फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप जो है उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 123.432। अच्छा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में देना चाहो तो आप नेगेटिव में भी दे सकते हो। देन डबल। डबल वेरिएबल का नाम है ई। अच्छा, यहाँ हमने जो नोटेशन यूज की है वो हमने एक्सपोनेंट नोटेशन यूज की है, which is 4.12 e and then 223. This stands for 4.12 into 10 raised power 223. इसको बाद में हम जो है वो डिस्कस भी करेंगे। देन देयर इज वन मोर टाइप लॉन्ग डबल। ठीक है, लॉन्ग डबल के अंदर जो हमने वैल्यू दी है इट इज 1.3 into 10 raised power 3212. सो इन डिफरेंट वेरिएबल्स को आप क्रिएट करके उनमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज जो है सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर नंबर नेगेटिव हो तब भी एक्सपोनेंट वाली पावर में आप इस तरीके से नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो अगर आप नंबर नेगेटिव में देना चाहो। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर जो है वो आप दे सकते हो। अच्छा, देन वी हैव कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर हमने सिंगल कोटेशन के अंदर कैपिटल जो है वो एन स्टोर किया है। इसके अलावा कैरेक्टर डेटा टाइप में हमने जो है वो एक नंबर भी स्टोर किया है अनसाइन कैरेक्टर। अनसाइन कैरेक्टर आपको जो है वो रेंज बढ़ जाती है 0 से लेकर 255 तक कैरेक्टर अपने पास स्टोर करने की सलाहियत रखता है। 203 जो है वो बेसिकली एक आखिरी कोड है। ठीक है, एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो असाइन हुआ होगा और जब हम इस कैरेक्टर को CS2 को प्रिंट करवाएंगे तो वो जो भी कैरेक्टर से असाइन हुआ होगा स्क्रीन पे प्रिंट होगा। नाउ प्रिंटिंग दीज वैल्यू, प्रिंट करवाने के लिए हमने सिर्फ मैसेजेस प्रिंट करवाए। ठीक है, इनवर्टेड कॉमास के अंदर मैसेज है एंड देन वैल्यूज है। ठीक है, इस तरह हर लाइन के अंदर हर डेटा टाइप का नाम है और उसके बाद उसका वेरिएबल जो प्रिंट करके हमने एंडल साथ में यूज किया। इसको रन करते हैं। अगर आप इस तरीके से हमें जो है वो आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, जो जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे और जो जो उनकी वैल्यूज थी वो हमने स्क्रीन पे इस तरीके से प्रिंट करवा दी है। ठीक है, करेक्टर वेरिएबल जो है उसमें एन स्टोर किया था, करेक्टर 1 में तो एन ही प्रिंट हो गया और जो करेक्टर 2 था CH2 जो था उसमें हमने एक नंबर स्टोर किया था 200 समथिंग, एंड वो नंबर देखो तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये करेक्टर आ रहा है। ठीक है, ये करेक्टर उसका आस्की कोड हमने स्टोर करवाया था और ये करेक्टर जो है वो ये
यहाँ पे स्क्रीन पे इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करनी है कि हम किस किस तरीके की वैल्यू इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर सेव कर सकते हैं। यहाँ इंटीजर्स से मुराद ये है कि चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या इंट हो, तीनों में किस किस टाइप की वैल्यूज जो है वो आ सकती है। तो सबसे पहली टाइप की वैल्यू जो हम यूजली इंसर्ट करते हैं वो है डेसिमल नंबर्स, ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए इज इक्वल टू 100, या अगर नेगेटिव में रखना चाहे तो इंटीजर ए इज इक्वल टू -100। ये हमें ऑलरेडी पता है। जो नेक्स्ट टाइप की वैल्यूज हैं वो हैं ऑक्टल नंबर्स। ठीक है, आप अपने इंटीजर वेरिएबल के अंदर ऑक्टल नंबर्स भी स्टोर कर सकते हो। ऑक्टल नंबर स्टोर करने के लिए वो हमेशा याद रखो कि वो स्टार्ट होते हैं 0 से, और उसके अंदर जो ऑक्टल नंबर्स हैं उनमें से डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक। डिजिट 8 और डिजिट 9 जो है वो यूज नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल 045, ठीक है, ये एक ऑक्टल नंबर है। जब हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 37, जो कि ऑक्टल 45 डेसिमल में इक्विवेलेंट है 37 का। ठीक है, ये 37 के बराबर है। भले आप नेट पे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्टर ऑन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हम ऑक्टल नंबर 045 दे रहे हैं तो वो डेसिमल में 37 नंबर के बराबर है। तो हमें जो डिस्प्ले देता है वो डेसिमल में ही देता है। इस डिस्प्ले को हम बाद में फ्यूचर में चेंज करना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो हम इसी सिर्फ ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंटीजर वेरिएबल को ऑक्टल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप थर्ड, अच्छा ये यहाँ पे चाहे डेटा टाइप जो भी हो, भले शॉर्ट हो, ठीक है, तब भी ये सेम तरीके से ही काम करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप नेगेटिव वैल्यू देना चाहो तब भी ये आप ऑक्टल नेगेटिव भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये -37 हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अनसाइंड में देना चाहो, ठीक है, अनसाइंड डेटा टाइप है, अनसाइंड शॉर्ट है, उससे हमने डिस्कस कर लिया कि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो अनसाइंड शॉर्ट के अंदर भी आप इसी तरीके से ऑक्टल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर। आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स जो है वो इनपुट करने हैं। ठीक है, तो अगेन डेटा टाइप का कोई भी हो, शॉर्ट हो, इंटीजर हो या लॉन्ग हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप सिंपली हेक्साडेसिमल कोड देने के लिए यूज कर सकते हो 0 एंड देन F। उसके बाद आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर टाइप कर सकते हो। हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स, और उसमें A B C D E F की अदर डिजिट्स होते हैं। हम इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3F। ठीक है, इसको स्क्रीन पे प्रिंट करो। ठीक है, 3F जो है वो 63 के बराबर है डेसिमल के अंदर। चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल AF जो है वो 175 के बराबर है, और फाइनल नंबर जो है वो FF, ठीक है, जो कि किसके बराबर है 255 के। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसमें स्टोर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि नंबर जो है वो किसके इक्वल है डेसिमल के अंदर। आप इनपुट जो है हेक्साडेसिमल में दोगे, लेकिन नंबर जो है आउटपुट डेसिमल में ही आएगा। ये अगेन नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव में भी आप नंबर इंसर्ट कर सकते हो हेक्साडेसिमल में। और अगर अनसाइंड है, ठीक है, तो अनसाइंड में आपको पर शर्त पता है कि अनसाइंड में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। तो अनसाइंड के अंदर भी आप कोई भी डेसिमल नंबर जो है, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर जो है स्टोर कर सकते हो। उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में हम किस किस तरीके से वैल्यू को डिफरेंट तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। हम ऑक्टल वैल्यू रख सकते हैं, हम हेक्साडेसिमल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यूजली आप डेसिमल नंबर ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कैलकुलेशन आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में भी हम वैरायटी यूज कर सकते हैं, लाइक डबल D1 इज इक्वल टू 123.4। ठीक है, अगर इस सेम को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लेना हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं, डबल D2 इज इक्वल टू 1.234 T2, विच बेसिकली इक्वल टू 1.34 इंटू 10 रेज पावर 2। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन है, आप लोगों ने पढ़ी होगी अपने फर्स्ट ईयर में। अगर वो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आप यूज करना चाहो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में, तो आप ई यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फ्लोट F1 इज इक्वल टू 123.4,
नेगेटिव में वैल्यू देना चाहो तो इस तरीके से नेगेटिव में फ्लोट को वैल्यू दे सकते हो। अगर एक्सपोनेंट में देना चाहो तो किस तरीके से दे सकते हो, 1.7 ई माइनस थ्री। माइनस थ्री नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, माइनस थ्री इज बेसिकली 0.00 देन 17 वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव पावर देना चाहो एक्सपोनेंट में तो भी दे सकते हो, ई चाहे स्मॉल हो या ई चाहे कैपिटल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आप कैपिटल ई भी यूज कर सकते हो और स्मॉल ई भी यूज कर सकते हो। इसको हम अब कोड में भी थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट वेरिएबल है ए इज इक्वल टू 1.2 ई माइनस थ्री। ठीक है, इसको आउटपुट करवाते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिला है, 0.0012। ठीक है, अगर ये नंबर बढ़ा दोगे तो ये नंबर एक्सपोनेंट में उसी तरीके से शो करेगा, 1.2 ई और माइनस 0.13 की पावर है। ठीक है, तो आप ये ई कैपिटल भी यूज कर सकते हो और ये ई स्मॉल भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ई पावर 3 ये इक्वलेंट हो जाता है 1200 के। ठीक है, और अगर ई पावर 13 कर दो तभी हमें पावर में शो करेगा, क्योंकि इसकी प्रेसिशन इतनी नहीं है, हमने प्रेसिशन डिस्कस की थी। क्योंकि इसकी प्रेसिशन इतनी नहीं है, डिजिट्स नहीं है कि वो सारे डिजिट शो कर सके, बाकी डिजिट्स से वो आपको एक्सपोनेंट में शो करता है। इस तरह फ्लोट और डबल दोनों में आप इसका वैरायटी ऑफ नंबर्स यूज कर सकते हो, ई कैपिटल हो या ई स्मॉल हो, डजेंट मैटर, दोनों के साथ जो है वो आप उनमें नंबर स्टोर करवा सकते हो। Okay, now let's discuss character data type. Character data type में भी there are varieties of ways जिसमें आप डेटा इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो आप सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी एक करेक्टर डेटा टाइप को इनपुट दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एन दे दिया। देन डेसिमल नंबर्स में भी आप करेक्टर डेटा टाइप को इनपुट दे सकते हो, जिसके मिनिमम नंबर जो है वो 0 और मैक्सिमम नंबर जो है वो 255 है, जो आप करेक्टर डेटा टाइप में इंसर्ट कर सकते हो। ये अगेन आस्की कोड है। इस आस्की कोड से जो मैच करेगा करेक्टर, जो भी उसके पीछे करेक्टर होगा वो करेक्टर स्क्रीन पे ये प्रिंट कर देगा। अगेन ऑक्टल में भी इसको वैल्यू दे सकते हो, जैसे हमने पहले इंटीजर्स में डिस्कस किया। ऑक्टल में वैल्यू देने के लिए आपको मिनिमम वैल्यू जो है वो 000 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 377 जो है वो दे सकते हो। लेकिन ऑक्टल को हमने डिस्कस कर दिया कि ऑक्टल से पहले एक 0 लगाना जो है वो लाजमी है, और ऑक्टल नंबर के अंदर 8 और 9 वैल्यूज नहीं आती। अगेन हेक्साडेसिमल का भी बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। आप हेक्साडेसिमल नंबर मिनिमम 0x00 सबसे कम नंबर होगा और 0xFF जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। एंड देन सिंगल कोटेशन के अंदर स्केप सीक्वेंसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये हैं स्केप सीक्वेंसेस। क्योंकि स्केप सीक्वेंस जो है वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एज अ सिंगल कैरेक्टर जो है वो बिहेव करते हैं। बैकस्लैश एन जो है वो एंड एल का ऑल्टरनेटिव है। अगर आप एंडल यूज ना करना चाहो तो आप बैकस्लैश एन यूज कर सकते हो, विच इज स्टैंड फॉर एंटर। ठीक है, और एंटर का कोड है ये, तो इट्स बेसिकली वन कैरेक्टर ओनली। ठीक है, भले ये बैकस्लैश और एन मिल के दो लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये दो कैरेक्टर्स नहीं है, ये सिंगल कैरेक्टर है और कैरेक्टर का कोड है एंटर। ठीक है, ये एंटर का कोड है, तो इसको आप स्केप सीक्वेंस कहते हो, इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये और भी है। तो ये सारे स्केप सीक्वेंसेस भी एज अ सिंगल कैरेक्टर आप एक स्केप सीक्वेंस को एज अ सिंगल कैरेक्टर डेटा में स्टोर कर सकते हो। नीचे भी हमने इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाया। लेट्स सी इनका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट है एन 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 नथिंग। ठीक है, नथिंग इज बेसिकली यहाँ पे एंटर है। ठीक है, जो नजर नहीं आ रहा बैकस्लैश एन की वजह से। बाकी 78 भी एन का कोड है, 0116 भी एन का कोड है और 04 ई भी एन का कोड है। वो चेंज करेंगे अगर हम, तो हमें आउटपुट जो है वो डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, अब कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, ये हो गया एन एच आई और जे। ठीक है, तो नाउ लेट मी शो यू द
ASCII चार्ट, ठीक है, जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स, उनके हेक्साडेसिमल कोड्स और उनके डेसिमल नंबर्स सारे के सारे शो किए हैं। ये हमारे पास ASCII चार्ट है, ठीक है, जो अपनी जूम में डाले थे। तो आपके पास यहाँ सबसे पहले डेसिमल नंबर दिया हुआ होगा, उसके बाद उसका हेक्साडेसिमल कोड होगा एंड देन उसका सिंबल जो स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यूज किया था नंबर 72, ठीक है। तो 72 नंबर जो है वो आपके चार्ट के अंदर यहाँ लाई करता है, ठीक है, ये 72 है। और जो 72 नंबर है उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड 48 है और जो कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करता है वो एच है। इसी तरह 63 डेसिमल नंबर, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 3F है और वो क्वेश्चन मार्क का कोड है। इस तरह आप नीचे सारे कैरेक्टर्स जो है, इसमें ये चार्ट आपको हैंड आउट में अवेलेबल होगा, सारे कैरेक्टर्स जो है उनके डेसिमल कोड, उनके हेक्साडेसिमल कोड और वो जो सिंबल ड्रॉ करते हैं वो सिंबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 251 जो है वो टिक का कोड है, चेक इट, ठीक है। तो एन के बाद हमें एक टिक का निशान जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उनके सिंबल के डेसिमल कोड यूज करके या डिफरेंट सिंबल जो है अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर द स्केप सीक्वेंसेस, ठीक है, ये सारे स्केप सीक्वेंसेस हैं, जो कि सारे स्केप सीक्वेंसेस जो हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आप सी आउट के अंदर या किसी कैरेक्टर के अंदर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। या तो सी आउट में डिस्प्ले करवा सकते हो, या किसी स्ट्रिंग में शामिल कर सकते हो, या किसी कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर एक एज अ सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो। तो इनमें से हर एक का अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो है वो बैक स्लैश सिंगल कोटेशन के लिए, ठीक है। अगर आप अपने सी आउट में सिंगल कोटेशन प्रिंट करवाना चाहो, बैक स्लैश डबल कोटेशन प्रिंट करवाने के लिए है, डबल बैक स्लैश जो है वो बैक स्लैश प्रिंट करवाने के लिए, देन बैक स्लैश NNN मीन्स ऑक्टल नंबर। बैक स्लैश के साथ आप कोई भी नंबर अगर दोगे तो वो कंसिडर होगा कि आप यहाँ पर कोई ऑक्टल नंबर दे रहे हो। बैक स्लैश 0 जो है वो नल कैरेक्टर है विच मीन्स नथिंग। बैक स्लैश ए ऑडिबल बेल है जो कि आज के प्रोसेसर में नहीं ये साउंड जनरेट होती, अदरवाइज पुराने प्रोसेसर में बैक स्लैश ए का कोड देने से आपका जो सिस्टम था वो एक साउंड जनरेट करता था। बैक स्लैश बी जो है वो बैक स्पेस है, यानी एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो बैक करने के लिए, ठीक है, यानी कर्सर को एक कैरेक्टर बैक मूव करवाने के लिए जो वो यूज होता है। बैक स्लैश एफ फॉर्म फीड डज नॉट नो कि अब ये क्यों यूज होता है, उसको फिगर आउट नहीं कर सके हम। बैक स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन, ठीक है। बैक स्लैश आर कैरेज रिटर्न है विद द कोड ऑफ एंटर, जिसको आप बाद में इफ के अंदर यूज करोगे जस्ट टू कंपेयर कि आपने एंटर प्रेस किया है या नहीं किया। बैक स्लैश टी जो है वो हॉरिजॉन्टल टैब है, ठीक है, एक टैब देने के लिए। बैक स्लैश एक्स एंड 3N रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर को। आप बैक स्लैश एक्स के बाद कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो दे सकते हो। इनको एक एक करके यूज करते हैं। नो, फॉर एग्जाम्पल हेलो इज यूज फॉर ग्रीटिंग, अगर ये मैसेज आप स्क्रीन पे वैसे प्रिंट करवाओ तो इस तरीके से प्रिंट होगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये हेलो जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम हेलो को बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। तो बैक स्लैश सिंगल कोटेशन एंड देन हेलो के बाद भी बैक स्लैश सिंगल कोटेशन, ठीक है। जो हमने हेलो से पहले बैक स्लैश सिंगल कोटेशन और हेलो के बाद सिंगल बैक स्लैश सिंगल कोटेशन यूज किया, तो ये हेलो जो है स्क्रीन पर सिंगल कोटेशन के अंदर नजर आएगा। अगर आप डबल कोटेशन यूज करो, ठीक है, बैक स्लैश डबल कोटेशन और बैक स्लैश डबल कोटेशन, तो आपको बैक स्लैश डबल कोटेशन की वजह से डबल कोटेशन जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अगर आप बैक स्लैश भी प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप डबल बैक स्लैश दे सकते हो, ठीक है। अगर डबल बैक स्लैश दोगे
तो स्क्रीन पे जो है वो बैकस्लैश जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देन हमने डिस्कस किया था बैकस्लैश n इज फॉर न्यू लाइन। जहाँ भी बैकस्लैश n मिलेगा वहाँ पे वो न्यू लाइन पे ले आएगा। बैकस्लैश t इज यूज फॉर टैब। ठीक है, एक और दूसरे वर्ड के बीच में अगर आप टैब यूज करना चाहो। बैकस्लैश a टोल्ड यू कि ये अब काम नहीं करता, बीट जनरेट नहीं होती। एंड देन बैकस्लैश b इज फॉर बैकस्पेस। ठीक है, एक कैरेक्टर जो है वो पीछे चला जाएगा कर्सर, तो वो जो है वो उसने मिटा दिया। ठीक है, और उसकी जगह स्पेस जो है जो आगे प्रिंट हो रही थी वो स्पेस यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, देन बैकस्लैश नंबर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ऑक्टल नंबर के लिए तो इसमें 23 जो जिसका सिंबल था, ठीक है, वो सिंबल जो है वो इसमें प्रिंट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल 01 कोड फॉर दिस हैप्पी फेस, तो हैप्पी फेस जो है वो प्रिंट हो गया। ये हमने अभी जो चार्ट देखा था उसमें भी हमने ये देखा था। देन बैकस्लैश एक्स फॉर हेक्साडेसिमल कोड। आप कोई भी हेक्साडेसिमल कोड दो, उसका इक्विवेलेंट जो भी कैरेक्टर है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल ऐसा होता है कि देन फॉर एग्जाम्पल E2। ठीक है, E2 का ये सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल जो है उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। जो भी रेलेवेंट इसके कोड्स होंगे वो कोड जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेस को जो है वो सी आउट के अंदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हम इनको कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल सी एच इज इक्वल टू यही उठा लेते हैं स्केप सीक्वेंस। ठीक है, इसे यहाँ पे सेव कर दो। ठीक, और इस कैरेक्टर को अगर आप प्रिंट करवाओगे, ठीक है, तो स्क्रीन पे स्केप सीक्वेंस का जो भी काम है वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक स्लैश स्टोर करवा दो डबल, ठीक है, डबल बैक स्लैश स्टोर करवाया और उसको चलाओगे तो स्क्रीन पे सिंगल बैक स्लैश जो है वो प्रिंट कर देगा। तो आइदर आप इसको कैरेक्टर के अंदर जाके स्टोर करवाओ या डायरेक्ट की आउट के अंदर यूज करो। आइदर वे जो है ये स्केप सीक्वेंसेस काम कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो उसी तरीके से बनते हैं जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल से डिफरेंट होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू आप प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। तो देयर आर टू वेज जिससे आप कांस्टेंट क्लियर कर सकते हो। पहला जो है इसमें हम यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड। तो आप सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड देते हो, उसके बाद आप कोई भी डेटा टाइप जिसका आप कांस्टेंट बनाना चाहते हो वो डेटा टाइप देते हो, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, जो भी डेटा टाइप आप देना चाहो। उसके बाद जैसे वेरिएबल को नेम देते हैं उसी सेम तरीके से आप कांस्टेंट को नेम दे सकते हो, देन इक्वल टू और उसकी वैल्यू। कांस्टेंट को वैल्यू देना लाजमी होता है क्योंकि आप उनको खाली वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको डायरेक्टली उनको जब क्रिएट करना होता है साथ में उनको वैल्यू जो है वो लाजमी देनी होती है। So second से हैश डिफाइन इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश डिफाइन उसके बाद आप कांस्टेंट का नेम दे दो जो भी आप देना चाहो और उसके बाद उसकी वैल्यू दे दो। इस वाले वे में आपको डेटा टाइप नहीं देनी पड़ती, ये खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि डेटा किस टाइप का है और डेटा टाइप जो है वो खुद ही डिसाइड कर देता है। नीचे दोनों की एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट कीवर्ड, डेटा टाइप है इंटीजर INT और कांस्टेंट का नाम हमने रखा है पाई PI इज इक्वल टू 3.14 और सेमीकोलन। तो बेसिकली वी नो कि पाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम में, तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे एज अ कांस्टेंट ताकि प्रोग्राम में गलती से भी अगर हम कहीं पाई की वैल्यू चेंज करने की कोडिंग करें तो वो हमें एरर जनरेट करे। इसी तरह इसको बनाने का दूसरा तरीका हैश डिफाइन। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, टाई कैपिटल में और स्पेस के बाद 3.14 उसकी वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं मैंने डिस्कस किया था कि उनमें सेमीकोलन नहीं आता। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो जनाब ये छोटी सी एग्जांपल है जो पाई को यूज कर रही है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है फ्लोट, RAD स्टैंड फॉर रेडियस, और एक कांस्टेंट
फ्लोट पाई 3.14159 जो है वो क्रिएट किया। अच्छा, उसके बाद एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ये मैसेज स्क्रीन पे आके प्रिंट हो जाएगा CNMRAD, ठीक है, रेडियस के अंदर हम इनपुट जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया विच इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ये आर स्क्वायर हो गया इंटू पाई, तो हमारे पास एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एंड देन जो है आखिर में हम एरिया इज और एरिया की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। तो पहले रन करते हैं, ठीक है, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, फॉर एग्जांपल रेडियस इज 5, तो हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट कर कर दे देगा। बट जो हम चीज़ इसमें समझना चाह रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेप पे मैं पाई की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। एरर जो है वो असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पाई, तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि पाई को आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, गलती से भी हम ऐसा कोड नहीं लिख सकते जिसमें हम पाई की वैल्यू चेंज करें। नाउ पाई को क्रिएट करने का दूसरा तरीका यूज करते हैं विच इज हैश डिफाइन, ठीक है। इसको यहाँ से हटाकर आप कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। जो हैश डिफाइन वाली स्टेटमेंट है वो हमेशा मेन से पहले आएगी, ठीक है। यानी जब अगर आप इस वाले तरीके से आप कांस्टेंट क्रिएट करोगे तो वो आपके यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाले एरिया से पहले जहाँ आपने हैश इंक्लूड दिया है उसके फौरन बाद आप हैश डिफाइन दे सकते हो, ठीक है। अगेन सेम तरीके से काम करेगा, आपने रेडियस दिया और उसमें एरिया जो है वो कैलकुलेट कर कर शो कर दिया। तो ये दो वेज हैं। इस तरह भी अगर आप पाई क्रिएट करते हो फिर आप पाई की वैल्यू चेंज करने की अगर कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपको जो है वो प्रोग्राम एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है आई वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, बट सेइंग समथिंग, बट इसका मतलब यही है कि आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, now the next topic is remainder या मॉड्यूलस ऑपरेटर। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले ही देख लिए हैं जो कि 4 हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उसमें पांचवा अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो रह गया क्योंकि हमने पहले डिस्कस नहीं किया पिछले लेक्चर के अंदर। तो जो फिफ्थ अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। अच्छा, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या कर सकता है कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, अगर दो इंटीजर नंबर्स को हम आपस में डिवाइड करते हैं और उसमें जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर जो है वो हमें निकाल के बता सकता है। इसकी लेकिन लिमिटेशन है। नंबर 1 कि ये सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप पे यूज हो सकता है, ठीक है, यानी लॉन्ग, इंटीजर और शॉर्ट, ये तीन डेटा टाइप जो है वो रिमाइंडर ऑपरेटर यूज कर सकता है। या फिर चौथी कैरेक्टर, कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली कैरेक्टर डेटा टाइप पार्ट ऑफ इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ही आती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो इंटीजर डेटा टाइप की ही टाइप है। तो कैरेक्टर्स और इंटीजर्स आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूज करने का तरीका आप सी आउट में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 11 मॉड्यूलस 3, तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 9 तक ही जाएगा। बाकी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2, ये आपको आंसर देगा 2। अच्छा, अगर इस साइड वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू से छोटी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो ये क्या करेगा कि ये 3 ही हमें आंसर में रिटर्न कर देगा। यानी ये जो इस साइड वाला नंबर है, लेफ्ट साइड वाला नंबर, ये लेफ्ट साइड वाला नंबर ही रिटर्न कर देगा, वही नंबर एज अ डिस्प्ले में आएगा। इसको प्रोग्राम में देखते हैं। तो दीज आर डिफरेंट स्टेटमेंट जो हमने सी आउट में रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 रिमाइंडर 8, ठीक है, इसका आंसर जो है वो 6 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 6 8 से छोटा है। 8 रिमाइंडर 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। 9 रिमाइंडर 8 आपको आंसर मिलेगा 1, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1। 10 रिमाइंडर 8 आपको आंसर मिलेगा 2। तो रन करते हैं, तो आंसर हमारे पास वही सेम है, 6 0 1 एंड 2। तो इनको सी आउट में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर अगर आप वेरिएबल से यूज करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a इज इक्वल टू 10,
इंटीजर b इज इक्वल टू a मॉडुलस 3। ठीक है, और इस b को जो है वो हम प्रिंट करवाना चाहें तो इस b का आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, बाकी लाइन्स है वो रिमूव कर देते हैं। तो सिंपली हमें जो है वो बी का आंसर कैलकुलेट करके दिए कि बी का आंसर जो है वो क्या शो करेगा। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 1, क्योंकि ए की वैल्यू है 10 और हमने 3 से इसको डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है। Okay, the next type of operators are increment and decrement operators. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बहुत ही सिंपल किस्म के ऑपरेटर्स हैं। ये दो ऑपरेटर्स जो है इनका काम ये है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर हम एक नंबर का इजाफा करना चाहें, हम उसमें एक ऐड करना चाहें, तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं विच हैज द साइन ऑफ डबल प्लस। ठीक है, ये एक वैल्यू या वन वैल्यू जो है वो किसी भी वेरिएबल में ऐड कर देता है। और सेकंड जो ऑपरेटर है वो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसकी साइन है माइनस माइनस। ठीक है, दो माइनस के साइन है, और ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल में से एक वैल्यू जो है वो माइनस कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी एक्स की जो भी वैल्यू है उसके अंदर वन प्लस करो, जो नई वैल्यू बने वो एक्स के अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, तो इट इज सेम एज एक्स प्लस प्लस। इसकी जगह आप एक्स प्लस प्लस और सेमीकोलन लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि एक्स के अंदर एक का इजाफा कर दो। सेम अगर आप ये कहते हो कि एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स के अंदर से एक माइनस करें, जो वैल्यू बने वो एक्स के अंदर कॉपी कर दे, तो इसका सेम हम लिख सकते हैं एक्स माइनस माइनस, यानी एक्स प्लस प्लस क्या करेगा, एक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड कर देगा, और एक्स माइनस माइनस क्या करेगा कि एक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक माइनस करके एक्स की वैल्यू चेंज कर देगा। Okay, now look at this example. For example, हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है c, जिसकी वैल्यू है 10, एंड देन हमने c की वैल्यू प्रिंट करवाई है, c इज इक्वल टू c हमें स्क्रीन पे प्रिंट करके दे, एंड देन c प्लस प्लस। c प्लस प्लस मीन c के अंदर एक वैल्यू का इजाफा कर दे। नाउ c की वैल्यू पहले 10 थी, c प्लस प्लस करने के बाद जो है वो c की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 11 हो गई। अच्छा, इसकी जगह अगर हम c माइनस माइनस कर दें, ठीक है, तब भी ये इसी तरीके से काम करेगा, c की वैल्यू जो है वो 9 हो गई। इसके अलावा आपके जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो प्री फिक्स या पोस्ट फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, प्री फिक्स में क्या है कि हम जो प्लस प्लस की साइन है वो पहले लगाते हैं, और पोस्ट फिक्स में क्या है कि हम प्लस प्लस की साइन जो है वो बाद में लगाते हैं। तो दिस इज प्री फिक्स। ठीक है, प्लस प्लस सी इंडिविजुअल लिखने पे यही आंसर आया है, सी जो है वो 10 था, और हमने माइनस प्लस प्लस सी लिखा, उसके बाद सी को दोबारा प्रिंट करवाया, सी 11 हो गया। ओके, पोस्ट फिक्स कैसे लिख सकते हो, सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोस्ट फिक्स। ठीक है, पोस्ट फिक्स मीन कि सी के बाद आप प्लस प्लस की साइन जो है वो यूज कर रहे हैं, तो ये भी सेम तरीके से ही काम करेगा फिलहाल। इसी तरह माइनस माइनस में भी पोस्ट फिक्स। ठीक है, 10 में से एक कम हो गया, और प्री फिक्स माइनस माइनस भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल लिखने पे अगर आप इनको अलग सेपरेट लाइन में एज स्टेटमेंट लिख रहे हो तो इनकी वर्किंग में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन अगर ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर किसी इक्वेशन के अंदर है, ठीक है, तो इनकी वर्किंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। ओके, नाउ अगेन वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल सी, और सी की वैल्यू को यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने प्लस प्लस सी को प्रिंट करवाया। ठीक है, प्लस प्लस सी क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में हमेशा ये होता है कि यहाँ पे ये सी के अंदर एक का इजाफा करेगा, और उसके बाद हमें सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दिखाएगा। देन उसके बाद हम फिर सी की वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, 10। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 ही प्रिंट होगी। देन हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, प्लस प्लस सी। प्लस प्लस सी क्या करेगा, सी के अंदर एक का इजाफा करेगा, सी की वैल्यू हो गई 11, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा 11। देन हमने सी को वापस प्रिंट करवाया, तो ऑब्वियसली सी 11 हो गया था, सी 11 ही है, 11 दोबारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा।
देन हमने क्या किया है, हमने पोस्टफिक्स नोटेशन यूज किए और C++ को प्रिंट करवाया। पोस्टफिक्स में क्या होता है कि पहले C की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी थी, जो कि 11 थी। 11 प्रिंट कर देगा और प्लस प्लस 11 प्रिंट होने के बाद में चलेगा, क्योंकि हमें नजर नहीं आएगा और उसका इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, C++ में यहाँ पर अगेन 11 ही प्रिंट कर देगा और ये 12 इसको अभी नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी सी आउट की, तब इसको ख्याल आएगा कि अब मैं सी को जो है वो 12 कर दूं। ठीक है, जो कि हमें फिलहाल नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम सी को दोबारा प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, तो ये शो करेगा कि सी की वैल्यू जो है वो 12 हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह माइनस माइनस सी जब आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 12 थी। ठीक है, तो क्या करेगा, 12 में से एक माइनस करेगा, सी की वैल्यू 11 हो जाएगी और 11 जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो हमने सी को दोबारा प्रिंट करवा के देखा है कि सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 11 ही है। लेकिन जब आप पोस्टफिक्स में यूज करोगे सी माइनस माइनस, ठीक है, इस स्टेप पे सी की वैल्यू 11 थी, यहाँ पे 10 हो जानी चाहिए, लेकिन ये 10 नहीं डिस्प्ले करेगा। उसके बजाय ये क्या डिस्प्ले करेगा, 11 ही डिस्प्ले करेगा और माइनस माइनस जो है वो बाद में चलेगा। ठीक है, जब माइनस माइनस चलेगा उसके बाद जब आप सी की वैल्यू प्रिंट करवाओगे आखिर में, तो वो आपको 10 ही मिलेगी। इसको प्रूव करते हैं। तो सी की वैल्यू 10 थी, तो हमने प्लस प्लस की प्रिंट करवाया तो 11 हो गई। उसके बाद हमने दोबारा सी की वैल्यू प्रिंट करवाई, वो 11 ही थी। लेकिन हमने जब सी प्लस प्लस किया तो 11 से 12 होने के बजाय इसको हमें 11 ही प्रिंट करके दिया। पोस्टफिक्स में हमेशा ये होता है कि वेरिएबल प्रिंट पहले हो जाता है और उसके अंदर इंक्रीमेंट बाद में होता है। ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट ऑन दिस सेम लाइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, इसके बजाय सी की वैल्यू सिर्फ प्रिंट कर देगा, लेकिन इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इस लाइन के खत्म होने के बाद। तो जब हम नेक्स्ट टाइम सी को प्रिंट करवाएंगे तो बताएगा कि सी की वैल्यू मैंने 12 कर दी थी। ठीक है, देन अगेन माइनस माइनस सी करोगे तो सी में से उसने 1 माइनस किया और 11 शो कर दी। उसके बाद हमने शो की सी की वैल्यू क्या है, उसने बताया 11 ही है। देन जब हम सी माइनस माइनस यूज करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू कम नहीं करेगा, पोस्ट फिक्स में पहले सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा विच इज 11, और जो डिक्रीमेंट है, जो माइनस माइनस करनी है वैल्यू, वो बाद में करेगा। और नेक्स्ट टाइम क्या क्या पता लगेगा कि सी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई थी मेमोरी में, और अब सी की वैल्यू जो प्रिंट हुई है वो 10 है। तो इसी तरह एक्सप्रेशन में भी ये इसी तरीके से बिहेव करते हैं और सी आउट के अंदर भी ये इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगेन रिपीटिंग के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों ऑपरेटर्स में होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है। प्रीफिक्स में जो है वो प्लस प्लस पहले आता है, वेरिएबल बाद में आता है। पोस्टफिक्स के अंदर वेरिएबल पहले आता है और प्लस प्लस जो है वो बाद में आता है। जब हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर इनको यूज करते हैं, ठीक है, या सी आउट के अंदर यूज करते हैं, तो आपके प्रीफिक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पहले हो जाती है और आगे दूसरा काम बाद में होता है। लेकिन अगर आप पोस्टफिक्स यूज करते हो तो पहले वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, या पहले जो है वो किसी एक्सप्रेशन में उसको ऐड कर देगा और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो बाद में होगा। ओके, नाउ आवर लास्ट टॉपिक, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है स्पेशल फॉर्म है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की, स्पेशल फॉर्म है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। इनमें क्या होता है कि आपका दो नंबर्स आपस में ऐड भी हो जाते हैं और आप किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज भी कर देते हैं। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं, फिर हम इसके प्रोग्राम्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरीके से लिखना चाह रहे हो, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी सी और ए को ऐड करें, दो वेरिएबल को ऐड करें और जो वैल्यू बने वो सी के अंदर सेव कर दें। तो इसका इक्विवेलेंट हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसे लिख सकते हैं, सी प्लस इक्वल टू ए, यानी सी के अंदर ए को शामिल कर दो या सी के अंदर ए को ऐड कर दो। दूसरे में माइनस इक्वल टू सी के अंदर से ए को माइनस कर दो। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि सी के अंदर से ए को माइनस करो, जो वैल्यू बनी वो वैल्यू किसके अंदर कॉपी कर दो, वापस सी के अंदर कॉपी कर दो। तो वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, हम सी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि इसमें से हम ए की वैल्यू माइनस करके जो बच रहा है वो सी के अंदर हम सेव कर रहे हैं। इन द सेम वे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए मीन सी के अंदर ए मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सी के अंदर ए मल्टीप्लाई कर दो, जो नई वैल्यू बने वो वैल्यू किसमें कॉपी कर दो, सी में
दोबारा कॉपी कर दें। देन सी डिवाइड बाई इक्वल्स टू ए मीन सी में से ए को डिवाइड करके सी की वैल्यू चेंज कर दो, यानी सी में से ए डिवाइड हो, जो नई वैल्यू बने वो सी के अंदर जाकर कॉपी हो जाए और सी की वैल्यू चेंज हो जाए। सी रिमाइंडर ए इक्वल्स टू, यानी सी में से ए को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे वो सी के अंदर कॉपी कर दो, यानी सी रिमाइंडर ए का आंसर निकाले, जो भी आंसर आया वो आंसर किसके अंदर कॉपी कर दे, सी के अंदर कॉपी कर दे। तो बेसिकली अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड होती है, उस लेफ्ट साइड पे वेरिएबल यूज करना आपको लाजमी होता है। इसी तरीके से जो हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनमें भी एक शर्त है कि यहाँ पे प्लस प्लस के साथ या माइनस माइनस के साथ वेरिएबल होना लाजमी है। हम इनके साथ कोई कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते, नंबर यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर में भी लेफ्ट साइड से कोई आप कांस्टेंट या नंबर यूज नहीं कर सकते, इस साइड से वेरिएबल होना लाजमी है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे 2 प्लस प्लस लिख दो अपने कोड के अंदर, ठीक है, तो ये लाइन आपको एरर जनरेट कर देगी। ठीक है, कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ जो है वो नंबर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इन द सेम वे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो अगर आप अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल a प्लस इक्वल्स टू 10, ठीक है, यानी a के अंदर क्या करें, 10 का इजाफा करके आउट करो a को, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट अब आपको 20 मिलेगा। ए के अंदर से तो माइनस कर दे, ठीक है, आउटपुट मिलेगा 8। ए को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, ठीक है, तो अब आपको आंसर मिलेगा 50, यानी ए की वैल्यू अब 50 हो गई है। ठीक है, अच्छा जहाँ पे भी आप नंबर नहीं यूज कर सकते, ठीक है, आप इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं लिख सकते या एरर जनरेट कर देंगी, तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में वेरिएबल होना लाजमी है। अच्छा, देन फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर 27 है, आंसर में 10 का इजाफा कर दे, आंसर में से 7 माइनस कर दे, आंसर में 2 मल्टीप्लाई कर दे, आंसर को 3 से डिवाइड कर दे, आंसर को 3 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बचे वो आंसर के अंदर सेव कर दे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर की वैल्यू स्टार्टिंग में थी हमारे पास 27, ठीक है, आंसर 27 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहले हमने कहा आंसर के अंदर 10 ऐड कर दे तो आंसर क्या हो गया, 37 हो गया। फिर हमने कहा कि जो भी नंबर बचा है उसके अंदर से 7 माइनस कर दे तो 30 बच गया। हमने कहा जो नंबर बचा, यानी जो आंसर आया उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 30 था, 32 का 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि उसको 3 से डिवाइड कर दे तो 63 से डिवाइड हो गया तो आंसर 20 मिल गया। फिर हमने कहा कि इसको 3 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बचे वो हमें दे दें। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18, ठीक है, 6 जा 18 है, 18 तक डिवाइड होता है और बाकी रिमाइंडर कितना बचता है, 19 20 2, तो 2 जो है वो आखिर में हमारे पास आंसर में सेव हो गया। तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो क्या करते हैं कि आपके जो इस साइड वाली वैल्यू है, ठीक है, जिसको आप यूज कर रहे होते हैं ऑपरेटर के साथ, उस वैल्यू को ही चेंज कर सकते हैं। तभी हर दफा आंसर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट जनरेट हो रही है, बिकॉज हमने अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो यूज किए। तो नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करनी है। सिंपल सी एक्सरसाइज है और इसके प्रोसेस के बारे में कि आपको सी आउट की एक स्टेटमेंट यूज करके या भले सी आउट की 4 स्टेटमेंट यूज करके एग्जैक्टली यही आउटपुट स्क्रीन पे जनरेट करना है। वेलकम ऑल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए, ए जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे बैक स्लैश पी नजर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बैक स्लैश एन जो है वो नजर आना चाहिए स्क्रीन पे। क्या है कि बैक स्लैश एन, यानी जो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स जो है वो आपको प्रिंट करनी है स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 1 जो आप सिर्फ सी आउट की स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो यूज करोगे। राइट नाउ दिस इज एक्सरसाइज 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में आपने क्या करना है कि आप दो इंटीजर वैल्यूज जो है वो दो इंटीजर वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करो और उसके बाद इस तरीके से उन दो इंटीजर वेरिएबल्स
के अंदर आपने इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट मांगना है। तो फर्स्ट वेरिएबल का इनपुट दे और सेकंड वेरिएबल का इनपुट दे, एंड देन आपको इस तरीके का रिजल्ट जनरेट करवाना है। ठीक है, यानी आप जो भी नंबर दो वो उन दोनों नंबर्स को प्लस करके इसका आंसर बताए, दोनों को माइनस करके इनका आंसर बताए, मल्टीप्लाई करके आंसर बताए, डिवाइड करके और रिमाइंडर निकाल के इसका आंसर बताए। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर दे रहा है यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से, तो यहाँ पे भी वैल्यूज जो है वो चेंज होनी चाहिए। यहाँ 12 हो जाना चाहिए और यहाँ 32 हो जाना चाहिए, और अकॉर्डिंगली वो आंसर भी चेंज कर सकते हैं। यानी यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है आपको नीचे वही वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी दो एक्सरसाइजेज है जो आपने इस वीक के अंदर जो है वो सॉल्व करनी है। So this is the end of our lecture. Allah Hafiz.